हमारी विदेश नीति और पश्चिम एशियाई तनाव। मर्यादाएं चंद्रमोहन। संपादक वीर प्रताप जी का लेख है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध हिंद महासागर की लहरों पर सवार होकर हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। श्रीलंका के तट से 44 नॉटिकल मील दूर अमेरिका की पनडुब्बी द्वारा ईरान के युद्धपोत डेना को टारपीडो से डुबोए जाने की घटना के बाद से भारत की भूमिका को लेकर देश और विदेश में बहुत चर्चा और आलोचना हो रही है। यह जहाज हमारा मेहमान था और विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद लौट रहा था कि उसे डुबो दिया गया। लेकिन हम तो इस युद्ध से तब से जुड़े हुए हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी। इस यात्रा की समाप्ति के कुछ ही घंटों के बाद ईरान पर हमला कर दिया गया। इजराइल के विदेश मंत्री के बयान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। यह कूटनीतिक धोखा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल अच्छे मित्र हैं, तो दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखकर उनकी स्थिति असुखद बना दी गई है। अमरीकी इजरायली हमले में ईरान के अयतुल्ला खुमैनी मारे गए। उनके शासनकाल में ईरान का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पतन हुआ, पर यह उनका मामला है। वह उस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे जिसके साथ हमारे प्राचीन संबंध हैं और पड़ोसी देश हैं। भारत सरकार ने तत्काल कोई शोक प्रकट नहीं किया, जबकि अमेरिका और इजराइल बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं। ऐसे में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष सुरक्षित नहीं रहेगा। कल को अगर रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर हमला करता है तो क्या वह भी जायज होगा? भारत सरकार की चुप्पी पर चारों तरफ से उठ रहे सवालों के 5 दिन बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ईरानी दूतावास भेजा गया, जहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और संवेदना प्रकट की, पर किसी भी राजनीतिक नेता ने संवेदना प्रकट करने की औपचारिकता नहीं निभाई। फिर ईरानी युद्धपोत डेना को डुबोने का मामला भड़क गया। वह जहाज हमारे पानी में नहीं था। फिर ईरानी युद्धपोत डेना को डुबोने का मामला भड़क गया। वह जहाज हमारे पानी में नहीं था। वह तो श्रीलंका के पानी में भी नहीं था। उन्होंने खुद को बचाने का जो सिंड्रेस सिग्नल भेजा, वह भी श्रीलंका को भेजा, जिसने 130 में से 32 नौसैनिकों को बचा लिया। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, पर तकलीफदेह सवाल जरूर उठते हैं। एक, क्या भारत को जानकारी थी कि हमारे पड़ोस में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी शिकार की खोज में घूम रही है? अगर हमें मालूम नहीं था तो और भी चिंता की बात है, क्योंकि हम तो खुद को हिंद महासागर का संरक्षक मानते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने माना है कि हाँ, हम हिंद महासागर में सुरक्षा प्रदान करने वाला देश है, पर सागर अलग हकीकत है।
दूसरे देश भी यहाँ मौजूद हैं, यह तो खुद को काट रहे हैं। दूसरे दूसरी बात यह है कि यह युद्धपोत और उसके नौसैनिक हमारे मेहमान थे। ईरान ने कहा भी है कि हम भारत के मेहमान थे। पूर्वी नौसेनाध्यक्ष एडमिरल अरुण प्रकाश का कहना है कि यह हमारी क्षेत्रीय विश्वसनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता को धक्का है, और वह कहते हैं कि हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जहाज के बारे में आवाज उठाए जो हमारा मेहमान था। पर जयशंकर ने सागर की हकीकत कहकर मामला खत्म कर दिया। पूर्व विदेश सचिव विवेक काटूज की टिप्पणी है कि क्या अमेरिका को नाराज करने की संभावना हमारे कदमों को रोक रही है? यही सवाल आज सारे देश में गूंज रहा है। लेकिन अभी अमेरिका का अहंकार खत्म नहीं हुआ था। खाड़ी में युद्ध से तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। भारत तेल का बड़ा आयातक है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस पर यह विचित्र बयान दिया है कि भारत बहुत अच्छा एक्टर रहा है। हमने उन्हें रूस से तेल लेना बंद करने को कहा तो उन्होंने ऐसा कर दिया। दुनिया में तेल की अस्थायी कमी को देखते हुए हमने उन्हें 30 दिन के लिए रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। अंग्रेजी के शब्द वेवर अर्थात छूट का भी इस्तेमाल किया गया। भारत सरकार पहले तो चुप रही, फिर अनाम सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, पर अनुमति या छूट के बारे सीधा जवाब नहीं दिया। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि भारत के फैसले ने नई दिल्ली में नहीं वाशिंगटन में लिया जा रहे हैं, पर नई दिल्ली शांत रही। कई महीनों से अमेरिकी अधिकारी हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, पर हम जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग हैरान हैं और सोशल मीडिया में यह सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या हमारी रणनीति स्वायत्तता बनावटी है? यह तो नया डोनाल्ड ट्रंप का साम्राज्यवाद हम पर थोपने की कोशिश हो रही है। इसका डट कर मुकाबला होना चाहिए। सच्चाई है कि हमने सस्ता रूसी तेल लेना कम कर दिया और महंगा तेल ले रहे हैं। यह भी समाचार है कि नाराज रूस अब सस्ता तेल नहीं देगा। एक समय था जब दुनिया में हमारी आवाज़ गूंजती थी। हम कमज़ोर थे, पर फिर भी हम अपनी बात कहने से गुरेज नहीं किया करता था। अब यह निराली चुप्पी लोगों को चुभ रही है। हम युद्ध के मामले में तटस्थ रहे तो समझ आता है, पर जब सीधे हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ओके। ये नहीं खोल तो ये खोल लो, ये खोल लो, दोनों खुलता वो खोल लो, तो सब एक ही है। सारा सेम ही हो गया। हाँ, सब सेम ही है समझो। ये देख लो ना, ये ट्राई करते हैं, ये खुलता है, ये खुलता है, जो नहीं खुलता है उसको खोलो, ये खुलेगा सब।
चलो खोल लो जो बताइए। कोई बात नहीं, इधर जल्दी डाल दो, हो जाएगा वो। जल्दी कर लो, सब दिख जाएगा। ऐसे मत डालो, ऐसे डालो ना, जल्दी जल्दी जाएगा वो। दो ग्रीन एप्पल दे दो और 2 पल्स दे दो। उसको पकड़ा दो, मुझे दे दो। अरे, ये उसको दे दो। ₹40 received on PhonePe. वाशिंगटन में लिया जा रहा है। नई दिल्ली शांत रही। कई महीनों से अमेरिकी अधिकारी हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, पर हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग हैरान हैं कि सोशल मीडिया में सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या हमारी रणनीति स्वतः बनावटी है। यह तो नया डोनाल्ड ट्रंप का साम्राज्यवाद हम पर थोपने की कोशिश हो रही है। इसका डटकर मुकाबला होना चाहिए। सच्चाई है कि हमने सस्ता रूसी तेल लेना बंद कर दिया और महंगा तेल ले रहे हैं। यह भी समाचार है कि नाराज रूस अब सस्ता तेल नहीं देगा। एक समय था जब दुनिया में हमारी आवाज़ गूंजती थी। हम कमज़ोर थे, पर फिर भी अपनी बात कहने से गुरेज नहीं किया था। अब यह निराली चुप्पी लोगों को चुभ रही है। हम युद्ध के मामले में तटस्थ रहे तो समझ आता है, पर जब हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, फिर हम शांत क्यों रहे। एलजी अर्थशास्त्री डॉक्टर अनस लहजई ने लिखा है कि भारत जैसे महान देश को रूस से तेल लेने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से अनुमति लेने की क्या ज़रूरत है। बहुत ही बुरी स्थिति है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक की चेल्सी नगोर मीन्स ने लिखा है कि भारत की प्रतिष्ठा में कुछ ही महीनों में जो गिरावट आई है वह असाधारण है। वह फिर अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि भारत के मामले में हम वही गलती नहीं दोहराएंगे जो 20 साल पहले हमने चीन के मामले में की थी। हम भारत के बाजार को विकसित नहीं होने देंगे ताकि भारत हमें ही पीछे न छोड़ दे। इसे कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बहुत कुछ समझ भी आ रहा है।
हम पर दुनिया में सबसे अधिक 50% टैरिफ लगाया गया, जबकि चीन हमसे भी अधिक तेल रूस से खरीदता है। अमेरिका हमारे उत्थान को मैनेज करना चाहता है ताकि चीन की तरह हम एक दिन बड़ा प्रतिद्वंदी न बन जाएं। यही कारण भी है कि वह देश पाकिस्तान को इस तरह सिर पर उठा रहा है। इसका यह भी मतलब है कि हमने इस युद्ध में चाहे एक साइड को चुन लिया हो, उस साइड ने हमें नहीं चुना। संसद में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत की गहरी चिंता और शांति की बात कही, पर इससे नया क्या है? रूसी तेल के बारे अमेरिकी विदेश मंत्री ने जो कहा है, उस पर विदेश मंत्री ने सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? उनके उप विदेश मंत्री की बदतमीजी का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया गया? ईरान पर हमले से चारों तरफ आर्थिक अफरा तफरी फैली हुई है। देश में एलपीजी का संकट खड़ा हो गया है। सबसे अफसोस की बात यह है कि जयशंकर का बयान संसद के उस नियम के अधीन दिया गया जिसमें उनसे विपक्ष सवाल नहीं पूछ सकता। सरकार कब तक सवालों से भागती रहेगी? यूरोप में ट्रंप की नीतियों का विरोध शुरू हो गया है। विरोध का स्वर ऊंचा करने वालों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी है, जिनके साथ ट्रंप की जबरदस्त तू मैं चल रही है, जबकि दोनों देश घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। समय आ गया है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने विदेश नीति की दिशा पर फिर से गौर करे। रणनीतिक खामोशी कई मामलों में सही रहती है, पर तब नहीं जब हमारे हितों पर आंच आ रही हो या हमारी संप्रभुता और आत्मसम्मान पर वार किया जा रहा हो। हमें अपनी आवाज़ फिर से बुलंद करनी है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, उनके पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के यह शब्द शायद रखने चाहिए कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, पर अमेरिका का दोस्त होना तो बिल्कुल जानलेवा है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। भैया कबीर वाली बात है कि अमेरिका का दोस्त भी खतरनाक है, दोस्ती भी, और दुश्मनी भी खतरनाक है, पर दोस्ती जानलेवा है दोस्तों। हमारी विदेश नीति और पश्चिम एशियाई तनाव